Hello everyone, I am Aditi Pal. I am a student of AIMS Nagpur. I am currently in third year. My NEET rank was 4067 and I am from Gaya, Bihar. Today we'll be continuing on the topic of body fluids and circulation. In the last class we completed till very short answer type questions, and today we'll be starting with the short answer type questions. So the first question is, the walls of ventricles are much thicker than atria. Explain. तो इस क्वेश्चन में हमें पूछ रहा है कि द वॉल्स ऑफ वेंट्रिकल्स की जो वेंट्रिकल्स की वॉल होती है वो एट्रिया के कंपैरिजन में ज्यादा थिक होती है। तो हम यहाँ फिगर में भी देख सकते हैं कि द वॉल्स ऑफ एट्रिया, जो एट्रिया है हमारा, उसकी जो वॉल्स है वो बहुत थिन है, जबकि जो वेंट्रिकल्स है उसकी वॉल बहुत थिक है। तो ऐसा क्यों होता है? सो जो फिशेस, रेप्टाइल्स, बर्ड्स एंड मैमल्स होते हैं उसमें थिकर वॉल्स ऑफ वेंट्रिकल्स होता है। तो ऐसा क्यों है? बिकॉज द वेंट्रिकल्स आर इन्वॉल्व इन पंपिंग द ब्लड टू द बॉडी विथ अ सर्टेन प्रेशर, यानी कि जो वेंट्रिकल्स हैं वो पूरे बॉडी में ब्लड पंप करते हैं, जबकि जो एट्रिया है वो सिर्फ एट्रिया से वेंट्रिकल्स तक ब्लड पंप करती हैं। जबकि जो हमारे वेंट्रिकल्स है वो वेंट्रिकल्स से जैसे कि वी नो दैट जो हमारा लेफ्ट वेंट्रिकल है वो आयोटा के थ्रू ब्लड पंप करता है थ्रू टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी। तो जाहिर सी बात है, इफ सम चैम्बर इज पंपिंग ब्लड टू द इंटायर बॉडी, इट शुड पुट अ लॉट ऑफ प्रेशर, और अ लॉट ऑफ प्रेशर पुट करने के लिए वॉल्स को भी थिक होना चाहिए। देन ओनली दे विल हैव द स्ट्रेंथ to put so much pressure to pump the blood into the entire body. So the wall of the left ventricle is about 3 times thicker than from the right ventricle, क्योंकि जो right ventricle है उसे only through pulmonary artery deoxygenated blood को lungs तक भेजना है। ये है हमारा राइट वेंट्रिकल। पर जो लेफ्ट वेंट्रिकल है उसे ब्लड को थ्रू आयोटा पूरे बॉडी में सेंड करना है। सो इस द वॉल्स ऑफ वेंट्रिकल्स तो थिक होती है देन एट्रिया, but the wall of left ventricle is also 3 times thicker than that of the right ventricle, because the left ventricle has to pump blood to the entire body, rather than the right ventricle, which has to pump blood only to the lungs. So the walls of ventricles are much thicker than the atria because they have to pump blood with a high pressure, whereas the atria just have to pump blood into the ventricles. So atria के लिए उतना ज्यादा वर्कलोड नहीं है जितना वेंट्रिकल्स के लिए है, इसीलिए एट्रिया की थिन वॉल्स होती हैं जबकि वेंट्रिकल्स की वॉल थिकर होती है। उसमें भी लेफ्ट वेंट्रिकल की वॉल 3 times थिकर होती है देन द राइट वेंट्रिकल। तो हम समझ गए कि the chamber which has to work more, it will have thicker walls than the chamber which has to work less. So the ventricles have thicker wall than the atria. Then the next question is, हमें differentiate करना है between blood and lymph, between basophils and eosinophils, and between tricuspid and bicuspid valve. तो सबसे पहले हम आते हैं blood and lymph पे। So we know that blood is the connective tissue which transports oxygen and other materials from one organ to another in the body. सो ब्लड तो एक कनेक्टिव टिश्यू है विच इज फ्लोइंग एंड ट्रांसपोर्टिंग। ब्लड के अंदर है हमारे ब्लड के कंपोनेंट्स क्या क्या है, तो हमारा ब्लड इज कंपोज्ड ऑफ प्लाज्मा, एरिथ्रोसाइट्स, ल्यूकोसाइट्स एंड प्लेटलेट्स। तो ब्लड में हमारा प्लाज्मा है एंड ब्लड कॉर्पस्कल्स है जो कि एरिथ्रोसाइट्स यानी कि आरबीसीज, डब्ल्यूबीसीज एंड प्लेटलेट्स हैं। जबकि जो हमारा लिम्फ है उसमें प्लाज्मा एंड लिम्फोसाइट्स है। सो जो
ब्लड के कंपोनेंट्स है उसमें आरबीसीज हैं. आरबीसीज दे कैरी ऑक्सीजन एंड दे आल्सो हैव हीमोग्लोबिन. एंड आरबीसीज बहुत ज्यादा है ब्लड में, इसीलिए ब्लड इज रेड इन कलर. वेराज लिम्फोसाइट्स का कोई कलर नहीं होता, कोई पिगमेंट नहीं होता. सो लिम्फ इज कलरलेस. एंड lymph helps in transport of materials from the tissue into the blood. क्योंकि जो भी टिश्यू फ्लूइड ड्रेन होता है that is carried by the lymph capillaries back into the blood. So transport of materials occurs from the tissues into the blood. And also blood का flow जो है वो heart से start होता है and then it goes to all the tissues and then it returns back to the heart. Whereas the lymph, it starts from the interstitial space and flows to the blood through the subclavian vein. So blood is the connective tissue which consists of plasma and blood corpuscles, whereas lymph consists of plasma and lymphocytes. तो अगर ब्लड कॉर्पस्कल्स नहीं है, एरिथ्रोसाइट्स नहीं है, तो कोई पिगमेंट नहीं होगा लिम्फ में एंड इट विल आल्सो बी कलरलेस. वेयर एज ब्लड इज रेड ड्यू टू द पिगमेंट हीमोग्लोबिन. देन द ब्लड फ्लो का डायरेक्शन जो है इट स्टार्ट्स फ्रॉम हार्ट टू ऑल द ऑर्गन्स एंड देन इट रिटर्न्स बैक टू द हार्ट which is the deoxygenated blood. Whereas lymph it starts from the interstitial fluid and it then goes back into the circulation through the subclavian vein. क्योंकि जो हमारे lymphatic ducts हैं वो फाइनली जाके subclavian vein में ओपन होते हैं and they drain the lymph back into the circulatory system. क्योंकि ये सबक्लेवियन वेन हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम से lymphatic सिस्टम को कनेक्ट करती है. Then we come to the next, that is basophils and eosinophils. तो अब हमें basophils और eosinophils में differentiate करना है. So they both are type of leukocytes या WBCs. और एक डिफरेंस तो हमें पता है कि basophils are associated with inflammatory reactions, whereas eosinophils are associated with allergic reactions. ये तो हमने पहले ही इतने बार पढ़ा है. तो ये तो हमें पता ही है कि जो बेसोफिल्स है वो इन्फ्लामेटरी रिएक्शंस में इन्वॉल्व होते हैं एंड ईसिनोफिल्स एलर्जिक रिएक्शंस में इन्वॉल्व होते हैं. अब जो बेसोफिल्स एंड ईसिनोफिल्स हैं ये दोनों के न्यूक्लियस बाइलोब्ड होते हैं, पर जो ईसिनोफिल्स है उसमें ज्यादा कोर्स ग्रैन्यूल्स होते हैं एंड द ग्रैन्यूल्स टेक एसिडिक स्टेन. तो ये पिंकिश जैसे दिखते हैं इसके ग्रैन्यूल्स, जबकि जो बेसोफिल्स है उसके ग्रैन्यूल्स ब्लूइश जैसे दिखते हैं. तो बेसोफिल्स हैव the nucleus is bilobed in both eosinophils and basophils, but the granules of basophils take a basic stain, so they appear bluish in color, while the granules of eosinophils are more coarse and they take up acidic stains and they are pinkish in color. और abundancy याद करने के लिए हम एक चीज याद रख सकते हैं, because every man loves nature. तो ये हमारे न्यूट्रोफिल्स हो गए, ये हमारे लिम्फोसाइट्स हो गए, ये हमारे मोनोसाइट्स हो गए, ये हमारे ईसिनोफिल्स हो गए और ये हमारे बेसोफिल्स हो गए. सो न्यूट्रोफिल्स सबसे ज्यादा होते हैं अमाउंट में एंड बेसोफिल्स सबसे कम होते हैं. तो आप देख सकते हैं दे आर द लीस्ट अबंडेंट टाइप ऑफ ल्यूकोसाइट्स आर द बेसोफिल्स एंड ईसिनोफिल्स जस्ट इसके बाद आता है. So they are 2 to 3% amongst the type of leukocytes. So because every man loves nature से हम याद रख सकते हैं कि basophils are the least abundant while eosinophils are present 2 to 3% abundant होते हैं among the type of leukocytes. ठीक है, तो ये हमने basophils और eosinophils में भी differentiate कर लिया कि they are the least abundant. फिर eosinophils 2 to 3%. Nucleus is bilobed in both. Eosinophils have more coarse granules which are reddish in color, and eosinophils are involved in allergic reactions,
while basophils are involved in inflammatory reactions. अब हम आते हैं तो थर्ड क्वेश्चन, दैट इज ट्राइकस्पिड एंड बाइकस्पिड वॉल्व. सो ट्राइकस्पिड वॉल्व एंड बाइकस्पिड वॉल्व, पहले हम इनकी लोकेशन देखेंगे. सो ट्राइकस्पिड वॉल्व इज प्रेजेंट इन द राइट between the right atrium and the right ventricle, whereas bicuspid or mitral valve is present in between the left atrium and left ventricle. जो बाइकस्पिड है उसके नाम से ही पता चल रहा है कि इट इज मेड अप ऑफ 2 cusps, whereas the tricuspid valve is made up of 3 cusps. Then the function of tricuspid valve will be preventing backward flow of blood from right ventricle to the right atrium, क्योंकि ये राइट साइड में प्रेजेंट है. एंड द बाइकस्पिड वॉल्व का फंक्शन होगा प्रिवेंशन ऑफ बैकवर्ड फ्लो ऑफ ब्लड फ्रॉम लेफ्ट वेंट्रिकल टू द लेफ्ट एट्रियम. जिस चैम्बर में प्रेजेंट है उस चैम्बर जिस साइड प्रेजेंट है उस साइड के बैक फ्लो को दोनों प्रिवेंट करेंगे. सो ट्राइकस्पिड वॉल्व राइट साइड प्रेजेंट है तो राइट वेंट्रिकल से बैक फ्लो प्रिवेंट करेगा इनटू द राइट एट्रियम, whereas bicuspid valve will prevent the backflow of blood from left ventricle into the left atrium. Now we come to question number 3, जिसमें हमें ये इन टर्म्स को briefly describe करना है. So the first is anemia. So हमें पता है कि anemia is the decrease in, या तो there will be a decrease in the number of RBCs, या तो there will be a less quantity of hemoglobin than the normal value in blood. And इन दोनों की वजह से the oxygen carrying capacity, इन दोनों के वजह से ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी डिक्रीज हो जाएगी. एंड ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी के डिक्रीज होने के वजह से टिश्यूज तक ऑक्सीजन नहीं पहुंचेगा, जिसके वजह से फटीग जैसे सिम्टम्स होंगे. तो पेशेंट को पैलर दिखेगा पेशेंट के बॉडी में. सो anemia is the decrease in the number of RBCs than the normal or due to decrease in hemoglobin than the normal. दोनों के वजह से the oxygen carrying capacity of blood will decrease and tissues तक enough oxygen नहीं पहुंचेगा, जिसके वजह से हमें anemia के symptoms दिखेंगे. and so this is a disorder anemia, जिसमें decrease होता है या तो in the number of RBCs या तो in the hemoglobin, due to which the oxygen carrying capacity of blood reduces and thus the patient presents with symptoms. Then हम आते हैं second term, that is angina pectoris. So angina pectoris क्या है? हमने एक और क्वेश्चन में देखा था कि it is an acute pain that occurs due to decrease in oxygen supply of the heart muscle. So heart muscle में अचानक से थोड़ा ऑक्सीजन सप्लाई की कमी होने के वजह से देयर इज एन acute pain, क्योंकि ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं हो रही है एंड द मसल इज ट्राइंग टू कॉन्ट्रैक्ट, सो देयर विल बी acute pain. So angina pectoris होता कब है? When there is insufficient supply of heart muscles and it results in chest pain, fear, anxiety, pale skin, profuse sweating and vomiting. And ये for acute pain है, यानी कि ये तुरंत स्टार्ट होता है एंड कुछ देर बाद कम भी हो जाता है. And it starts in the center of the chest and spreads down to the left arm, which lasts only for a few seconds. और ये होता क्यों है? Due to a blockage in the coronary artery. So if there will be a blockage in the coronary artery, so we know that coronary artery supplies blood to the heart muscle. So heart muscle तक blood नहीं पहुंच पाएगा and the muscle has to contract. So blood नहीं पहुंच पाएगा तो ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाएगा. So insufficient supply की वजह से there will be acute pain because of ischemia of the muscle, and ischemia की वजह से जो chest pain है वो होगा and उसके वजह से anxiety होगा, fear होगा and profuse sweating and vomiting भी हो सकता है.
and it starts in the center of the chest and then it radiates to the left arm and it lasts only a few seconds. इसे इसलिए हम इसे acute chest pain बोलते हैं या angina pectoris बोलते हैं. Then ये हो गया हमारा angina pectoris. The next term is atherosclerosis. तो एथेरोस्क्लेरोसिस क्या है? हमने ये पहले भी देखा था कि इट इज द डिपोजिशन ऑफ कैल्शियम, फैट, कोलेस्टेरॉल इन द इनर लाइनिंग ऑफ आर्टरीज. सो जो आर्टरीज होती हैं उनकी इनर लाइनिंग में एक कोलेस्टेरॉल, फैट, ये इन सब के जमा होने की वजह से एक एथेरोस्क्लेरोटिक प्लैक बन जाता है. एंड ये एथेरोस्क्लेरोटिक प्लैक धीरे धीरे और जितनी ज्यादा चीजें डिपॉजिट होंगी तो ये बड़ा होते जाएगा. एंड उससे क्या होता है, जो जो द ल्यूमेन ऑफ आर्टरीज गेट ब्लॉक्ड एंड ल्यूमेन के ब्लॉक होने की वजह से जो ब्लड का फ्लो है वो रुक जाता है एंड इट रिजल्ट इन स्ट्रोक और हार्ट अटैक. ये जिस वेसल में हो, अगर ये हार्ट को सप्लाई करने वाली वेसल में हो रहा है तो इट कैन रिजल्ट इन हार्ट अटैक. जिस भी वेसल में होगा उसके सिम्टम्स प्रोड्यूस करेगा. सो एथेरोस्क्लेरोसिस इज द डिपोजिशन ऑफ कैल्शियम, फैट, कोलेस्टेरॉल एंड उसके साथ और भी मटेरियल्स डेवलप होते हैं जब एक एथेरोस्क्लेरोटिक प्लैक बनता है. तो इसे हम कहते हैं एथेरोस्क्लेरोसिस. एंड कभी कभी जो आर्टरीज है वो कंप्लीटली ब्लॉक हो सकती हैं बिकॉज ऑफ द डिपोजिशन ऑफ मटेरियल्स एंड इसके वजह से स्ट्रोक हो सकता है या हार्ट अटैक आ सकता है पेशेंट को. सो दिस इज एथेरोस्क्लेरोसिस. उसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट टर्म, दैट इज हाइपरटेंशन. सो हाइपरटेंशन मैंने पिछले क्लास में भी बताया था दैट इट इज इंक्रीज्ड और एलिवेटेड ब्लड प्रेशर को हम हाइपरटेंशन बोलते हैं. जैसे हम कभी कभी आर्टेरियल हाइपरटेंशन भी बोलते हैं. सो ब्लड प्रेशर जो है वो आर्टरीज में एलिवेट हो जाता है. ये आइदर प्राइमरी हो सकता है या सेकेंडरी हो सकता है. प्राइमरी मतलब द ब्लड प्रेशर इज इंक्रीजिंग विदाउट एनी रीजन, मतलब we don't know the obvious reason of the increase in blood pressure but it is increasing. While secondary यानी कि कोई और existing disease है या तो किडनीज, आर्टरीज या किसी और चीज को इफेक्ट कर रही हैं एंड उस existing disease के वजह से अगर हमारा ब्लड प्रेशर बढ़ता है तो उसे हम सेकेंडरी हाइपरटेंशन कहते हैं. सो हाइपरटेंशन is the increase in blood pressure which may be due to which may be without any cause or which may be due to secondary to any other disease coexisting in the body. So हमने देखा कि hypertension is the increase in blood pressure which is mainly in arteries. So arteries में जो blood pressure है वो elevate हो जाता है and इसे हम hypertension कहते हैं. Then we come to the other term, that is heart failure. So heart failure क्या है? Heart failure is the state of heart when it does not pump blood effectively enough to meet the needs of the body. यानी कि जब हार्ट की कैपेबिलिटी उतनी नहीं है कि वो सारे बॉडी के सारे नीड्स के अकॉर्डिंग ब्लड पंप कर पाए तो इसे हम हार्ट फेलियर बोलते हैं. तो हार्ट फेलियर कब होता है? तो जब हमारा हार्ट हमारे बॉडी के नीड्स के अकॉर्डिंग ब्लड पंप नहीं कर पाता. तो ये कब होगा? या तो हमारे बॉडी की डिमांड्स इंक्रीज्ड हैं या फिर हार्ट में कुछ मायोकार्डियल इंफार्क्शन हो गया है जिसके वजह से हार्ट ब्लड पंप नहीं कर पा रहा है जितना एफिशिएंसी से उसे करना चाहिए था. सो किसी भी केस में जब हार्ट इज नॉट एबल टू pump blood effectively enough to meet the needs of the body तो हम उसे हार्ट फेलियर कहते हैं. यानी कि हार्ट इज फेलिंग इन इट्स जॉब, यानी कि वो अपना जॉब कर तो रहा है
पर इफेक्टिवली नहीं कर पा रहा एंड इट इज नॉट एबल टू मीट द डिमांड्स ऑफ द बॉडी। देन हम आते हैं एफ पे, जो है एरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटालिस। तो हमने ये लास्ट क्लास में भी देखा था कि एरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटालिस इज अ hemolytic disease of newborns। तो इसमें क्या होता है कि when an RH negative mother gives birth to RH positive baby, so during pregnancy या during delivery हम सही से कहें तो during delivery there will be mixing of blood between the mother and the fetus, जिसके वजह से mother will be exposed to RH antigens एंड उस एक्सपोजर के वजह से मदर के अंदर RH एंटीबॉडीज बनना शुरू हो जाएंगे, एंटी RH एंटीबॉडीज बनना शुरू हो जाएंगे एंड दीज एंटी RH एंटीबॉडीज कैन अफेक्ट द सब्सिक्वेंट प्रेगनेंसीज। सो द फर्स्ट चाइल्ड born can be RH positive and the second pregnancy fetus may have this problem due to IgG accumulation in women during first child development and delivery। So erythroblastosis fetalis में होता क्या है? It is an alloimmune condition that develops in fetus when IgG molecules produced by the mother pass through the placenta and attack RBCs, causing reticulocytosis and anemia। So erythroblastosis fetalis is a case of RH incompatibility, यानी कि RH incompatibility के वजह से जो हमारे मदर में एंटी RH एंटीबॉडीज हैं जो कि IgG टाइप के होते हैं, ये IgG मॉलिक्यूल्स प्लेसेंटा को क्रॉस करके रिएक्ट करेंगे, जिसके वजह से एग्लूटिनेशन होगा एंड एग्लूटिनेशन विल result in anemia and also reticulocytosis, जिसके वजह से जो हमारे बेबी है उसमें hemolytic disease of newborn यानी कि अनीमिया हो जाएगा। So and it can even result in death of the newborn। इसे हम इस डिजीज को कहते हैं, इस कंडीशन को कहते हैं erythroblastosis fetalis। It is a case of RH incompatibility and it is also known as the hemolytic disease of the newborn। So हमेशा हमें चेक करना चाहिए जब भी एक RH नेगेटिव मदर को एक RH पॉजिटिव बेबी होता है तो हमें उन्हें एक स्पेसिफिक इंजेक्शन देना रहता है, जिसके वजह से जो सब्सिक्वेंट प्रेगनेंसीज हैं उसमें हम एरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटालिस को प्रिवेंट कर सकें। ये इंजेक्शन प्रिवेंट करेगा द फॉर्मेशन ऑफ एंटीबॉडीज एंड जो एंटीबॉडीज ऑलरेडी बन चुके हैं अगेंस्ट द RH ब्लड ग्रुप, उनसे ये बाइंड करके उनको न्यूट्रलाइज करेगा। सो अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। एक्सप्लेन द एडवांटेज ऑफ द कंप्लीट पार्टीशन ऑफ वेंट्रिकल अमंग बर्ड्स एंड मैमल्स एंड हेंस लीडिंग टू डबल सर्कुलेशन। तो ये क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है कि बर्ड्स एंड मैमल्स में देयर इज अ कंप्लीट पार्टीशन ऑफ वेंट्रिकल्स, सो उससे क्या एडवांटेज है एंड डबल सर्कुलेशन का क्या एडवांटेज है। सो जो बर्ड्स एंड मैमल्स होते हैं उनमें कंप्लीट पार्टीशन ऑफ वेंट्रिकल्स होता है एंड इस पार्टीशन का एडवांटेज ये है कि the blood received by the left and right auricles is oxygenated and deoxygenated respectively, and जो ये blood जो left ventricle में oxygenated blood है and right atrium and ventricle में deoxygenated blood है and there is no mixing of blood। so mixing of blood नहीं हो रही है तो टू सेपरेट सर्कुलेटरी पाथवेज जो है वो ऑपरेट कर रही है एट द सेम टाइम। सो ये एक इवोल्यूशनरी एडवांसमेंट है एज फार एज द स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट इज कंसर्न। एंड जो ये एनिमल्स हैं, जो हमारे बर्ड्स एंड मैमल्स हैं, दे लिव इन द टेरेस्ट्रियल हैबिटेट, तो उनको ज्यादा ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट है, तो ये नेसेसरी है कि ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड की मिक्सिंग ना हो। सो दे हैव टू सेपरेट सर्कुलेटरी पाथवेज एंड इसे एक पाथवे को हम सिस्टमिक सर्कुलेशन कहते हैं
एंड एक पाथवे को पल्मोनरी सर्कुलेशन कहते हैं, एंड इन दोनों को मिला के हम डबल सर्कुलेशन कहते हैं। एंड डबल सर्कुलेशन एग्जिस्ट करती है इन ब्लड इन बर्ड्स एंड मैमल्स बिकॉज they need more oxygen to survive in the terrestrial habitat। एंड अगर मोर ऑक्सीजन चाहिए तो इनके इनके डीऑक्सीजनेटेड एंड ऑक्सीजनेटेड ब्लड को मिक्स नहीं होना है, एंड इसके लिए इनके पास डबल सर्कुलेशन है, जिसमें एक सिस्टमिक सर्कुलेशन है एंड एक पल्मोनरी सर्कुलेशन है। एंड दीज टू सेपरेट सर्कुलेटरी पाथवेज को मिला के हम डबल सर्कुलेशन कहते हैं। So now we come to the next question. What is the significance of hepatic portal system in the circulatory system? तो हमारा जो हेपेटिक पोर्टल सिस्टम है उसका क्या सिग्निफिकेंस है इन द सर्कुलेटरी सिस्टम। सो हमने पिछली क्लास में देखा था कि हेपेटिक पोर्टल सिस्टम is a special vascular connection that exists in between the digestive tract and liver in all chordates। यानी कि जो भी chordates हैं उसमें एक special vascular connection होता है between digestive tract and liver, and it is known as the hepatic portal system। And this system carries deoxygenated blood from intestine to the liver before it is delivered to the systemic circulation। तो जो ये हेपेटिक पोर्टल सिस्टम होता है इसमें जो हेपेटिक पोर्टल वेन है it carries deoxygenated blood from intestine to the liver before it is delivered to the systemic circulation। तो इस deoxygenated blood का क्या होता है लिवर में। So the blood that comes from the alimentary canal या GIT, it contains glucose, amino acids and other nutrients। एंड तो जो लिवर है वो एब्जॉर्ब करता है एक्सेस ऑफ फैट्स एंड ग्लूकोज टू बी यूज्ड एट द टाइम ऑफ स्टार्वेशन व्हेन द ब्लड पासेस थ्रू लिवर। यानी कि जब भी जो भी हमारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है फ्रॉम द इंटेस्टाइन उसमें हमारा ग्लूकोज होता है, अमाइनो एसिड्स होता है, अदर न्यूट्रिएंट्स होता है। सो ये सारे न्यूट्रिएंट्स, ग्लूकोज, अमाइनो एसिड्स, ये सारा हमारा लिवर एब्जॉर्ब कर लेता है ताकि ये बाद में यूज हो सके। सो कुछ भी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में वेस्ट नहीं जाना चाहिए। उसके बाद नाइट्रोजनस वेस्ट्स हैं लाइक अमोनिया, they are converted into urea which is later removed by the kidney। सो जो हमारे हार्मफुल नाइट्रोजनस वेस्ट यूरिया साइकिल जो है वो लिवर के अंदर होती है। सो जो अमोनिया है उसका कन्वर्जन हो जाता है यूरिया में एंड विच इज लेटर रिमूव्ड बाय द किडनी। एंड ऑल्सो द लिवर प्रोड्यूसेस प्रोटीन्स विच आर ट्रांसपोर्टेड थ्रू ब्लड सर्कुलेशन। यानी कि जब ये हेपेटिक पोर्टल सिस्टम के थ्रू ब्लड सर्कुलेशन में जाता है तो जो प्रोटीन्स लिवर बनाता है, फॉर एग्जांपल फाइब्रिनोजेन फॉर ब्लड क्लॉटिंग, ये भी हमारे ब्लड के अंदर चले जाते हैं थ्रू हेपेटिक पोर्टल सिस्टम। सो hepatic portal system is a specialized vascular connection that exists between the digestive tract and liver in all chordates। तो इसमें जो है हमारा deoxygenated blood है, it goes from intestine to the liver and in the liver all the nutrients are absorbed, the nitrogenous wastes like ammonia are converted into urea, and also जो हमारे proteins like fibrinogen produced होते हैं they are carried into the blood circulation through this hepatic portal system। फिर हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे, एक्सप्लेन द फंक्शनल सिग्निफिकेंस ऑफ लिम्फेटिक सिस्टम। सो हमें लिम्फेटिक सिस्टम का फंक्शनल सिग्निफिकेंस बताना है। सो लिम्फेटिक सिस्टम जो है हमारा it comprises of lymphatic capillaries, lymphatic vessels, lymphatic ducts and lymphatic nodes। So lymphatic system में lymph होता है, lymphatic capillaries होती हैं जो coalesce करके lymphatic vessels बनाती हैं, then lymphatic vessels जो है वो मिलके lymphatic ducts बनाती हैं, and finally lymph nodes होते हैं जहाँ पे जो हमारा lymph है वो स्टोर्ड रहता है एंड उसके साथ साथ लिम्फोसाइट्स वहां पे प्रोड्यूस होते हैं।
So what is the functional significance of lymphatic system? So जो lymphatic system है ये it removes CO2 and other metabolic waste from the tissue where blood vessels cannot reach. यानी कि जहाँ टिश्यूज में ब्लड वेसल्स नहीं पहुंच पाती वहां से CO2 एंड अदर मेटाबॉलिक वेस्टेस को ड्रेन करने का काम होता है लिम्फ का. Lymphatic blood capillaries of intestine are called lacteals, which help in absorption of fats. And lymph filters through lymph nodes where phagocytic WBCs and macrophages are present in good number, which eats harmful microorganisms and removes foreign particles from the body fluid. So, जो lymph है हमारा वो help lymph is basically interstitial fluid. So जो हमारा CO2 and other metabolic wastes है जो टिश्यूज से बाहर निकलता है in the form of tissue fluid वो वहां पे ब्लड वेसल्स नहीं पहुंच सकती, इसलिए lymphatic system helps in draining out the CO2 and other metabolic wastes from such places. Then जो इंटेस्टाइन में lymphatic blood capillaries होती हैं उन्हें हम lacteals बोलते हैं and they help in the absorption of fat. And जो lymph nodes हैं हमारे उसमें WBCs होते हैं, macrophages होते हैं, lymphocytes होते हैं जहाँ पे immune reactions होते हैं and harmful macrophages and foreign particles को remove किया जाता है from the body fluid. So it also helps in the removal of harmful microorganisms and foreign particles from the body fluid क्योंकि यहाँ पे WBCs and macrophages present होते हैं. So lymph nodes में जो है ये filtration and immune reaction होता है. So in this way there is a lot of functional significance of the lymphatic system. उसके बाद हम आते हैं write the features that distinguish between the two, plasma and serum, open and closed circulatory system, SA node and AB node. So हम सबसे पहले आते हैं plasma and serum पे. So we know that plasma is a clear and yellowish, हमने कल पढ़ा था viscous and straw colored. तो viscous and straw colored part of the blood होता है plasma. It is clear and yellowish fluid part of the blood, whereas serum is the liquid part of the blood after coagulation and is unable to clot. So हम कल हमने पढ़ा था plasma without the clotting factors is called serum. यानी कि जब भी कुछ coagulation होता है तो एक liquid जैसा ooze out होता है उसे हम सीरम बोलते हैं. It is plasma without the clotting factors. प्लाज्मा के कंस्टिट्यूएंट्स क्या हैं? तो प्लाज्मा में आरबीसीज, डब्ल्यूबीसीज एंड ब्लड प्लेटलेट्स जो हैं वो सस्पेंडेड रहते हैं, यानी कि जबकि प्लाज्मा विदाउट द क्लॉटिंग फैक्टर्स इज कॉल्ड सीरम. यानी कि प्लाज्मा से जब हम फाइब्रिनोजेन एंड जो ब्लड कॉर्पस्कस क्लॉटिंग में इन्वॉल्व है उन्हें जब हम माइनस करेंगे तो वो सीरम बनेगा. सो प्लाज्मा एंड सीरम में क्या डिफरेंस है कि प्लाज्मा इज विस्कस एंड स्ट्रॉ कलर्ड whereas serum is the fluid left after blood coagulation which is unable to clot. and plasma में जो हमारे आरबीसीज, डब्ल्यूबीसीज, ब्लड प्लेटलेट्स एंड प्रोटीन्स भी होते हैं, जबकि सीरम में ना तो फाइब्रिनोजेन होगा और ना ही क्लॉटिंग फैक्टर्स होगा एंड कोई भी क्लॉटिंग फैक्टर्स जो हेल्प करते हैं ब्लड कोएगुलेशन उन्हें जब हम प्लाज्मा से माइनस करेंगे तो वो सीरम बनेगा. उसके बाद हम आते हैं ओपन एंड क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम पे. सो ओपन एंड क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम. सो ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम में सबसे पहला हमारा क्राइटेरिया है ब्लड फ्लो का. So, in open circulatory system, blood is pumped by heart into a cavity called hemocoel, and all the organs and tissues come in direct contact with the blood. That is, the organs and tissues get bathed in a pool of blood. So, जो open circulatory system होता है, उसमें जो हमारा
ब्लड है वो पंप आउट होता है बाय द हार्ट एंड इट goes into a cavity called hemocoel and all the tissues and organs come in direct contact with the blood. जबकि हमारा जो क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम होता है उसमें organs and tissues never come in direct contact with the blood and the blood flows in a network of vessels, that is veins and capillaries. तो veins and arteries के थ्रू जो हमारा ब्लड है वो फ्लो करता है and there is the organs and tissues will never come in direct contact with the blood. जो हमारा ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम है उसमें ब्लड वेसल्स प्रेजेंट नहीं होते, जबकि जो क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम है उसमें इलास्टिक एंड मस्कुलर ब्लड वेसल्स प्रेजेंट होते हैं एंड दे आर नोन एज आर्टरीज एंड वेन्स. द एक्सचेंज ऑफ मटेरियल्स इन ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम इज डायरेक्ट, क्योंकि जो ऑर्गन्स हैं वो डायरेक्टली बेथ हो रहे हैं इन अ पूल ऑफ ब्लड, देयर आर नो ब्लड वेसल्स, सो there is no one to take blood. The blood is directly coming in contact with tissue cells, so exchange of materials भी direct होगा. जबकि in closed circulatory system the exchange of materials will be indirect between blood and tissue cells with the help of a tissue fluid. यानी कि exchange of materials के लिए blood vessels भी हैं and tissue fluid भी है. जो lymph के जो lymph है वो lymphatic capillaries में भी flow कर रहा है. So there is indirect exchange of materials between blood and tissue cells. उसके बाद जो open circulatory system होता है it is present in arthropods and mollusks, whereas the closed circulatory system is present in annelids and vertebrates. तो हम एनिमल किंगडम में आगे पढ़ेंगे कि क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम इज प्रेजेंट इन एनालिडा एंड वर्टिब्रेट्स, whereas open circulatory system is present in arthropods and mollusks. उसके बाद हम आते हैं साइनोएट्रियल नोड एंड एट्रियोवेंट्रिकुलर नोड. तो जो साइनोएट्रियल नोड एंड एट्रियोवेंट्रिकुलर नोड के बारे में हमने पिछले क्लास में भी पढ़ा था. सो साइनोएट्रियल नोड इज लोकेटेड in the wall of the right atrium near the superior vena cava, whereas the atrioventricular node is located in the wall between right auricle and right ventricle. So जो साइनोएट्रियल नोड की लोकेशन है it is located in the wall of the right auricle near the superior vena cava, whereas the atrioventricular node is located in between the wall between right auricle and right ventricle. तो जो साइनोएट्रियल नोड है इट इज regulated by the medulla oblongata, whereas the atrioventricular node is regulated by the sinoatrial node. तो साइनोएट्रियल नोड जो है वो ही एट्रियोवेंट्रिकुलर नोड को कंट्रोल करता है, क्योंकि जो इम्पल्सेस जनरेटेड बाय द एसए नोड है वो ही एट्रियोवेंट्रिकुलर नोड को कंट्रोल करेंगे, जबकि जो मेडुला ऑब्लोंगाटा है वो एसए नोड को कंट्रोल करता है. साइनोएट्रियल नोड का फंक्शन ये है इट हैज अ प्रॉपर्टी ऑफ सेल्फ एक्साइटेशन, सो इट इज आल्सो नोन एज द पेसमेकर ऑफ द हार्ट. यानी कि ये खुद से इम्पल्सेस जनरेट करता है which spread to auricles and ventricles, जबकि atrioventricular node it does not show the property of self excitation. It just receives the impulses from SA node and it will transfer the wave of contraction from auricles to the ventricles. यानी AV node एक कनेक्शन की तरह है जबकि SA node एक पेसमेकर की तरह है. It starts the impulses or contraction, whereas the AV node will just pass the impulse from auricle to the ventricles. Then we come to question number 8. Thrombocytes are essential for coagulation of blood. Common. So blood is a connective tissue. It has many cellular components. Thrombocytes or platelets are one of them. अब हमें बताना है कि जो thrombocytes या platelets हैं, how do they help in coagulation? So जो platelets हैं वो 250,000 होते हैं per cubic milliliter of blood, and they are formed in the bone marrow and their lifespan is 1 week.
तो जब भी कुछ इंजरी होती है फ्रॉम एनी ब्लड वेसल एंड ब्लीडिंग शुरू होती है, द प्लेटलेट्स विल बी डिसइंटीग्रेटेड टू रिलीज क्लॉटिंग फैक्टर 3 थ्रोम्बोप्लास्टिन। सो प्लेटलेट्स डिसइंटीग्रेट होंगे एंड थ्रोम्बोप्लास्टिन रिलीज होगा, एंड थ्रोम्बोप्लास्टिन के रिलीज होने के वजह से हमारे हमारे कैल्शियम आयंस भी एक्टिवेट हो जाएंगे, एंड कैल्शियम आयंस एक्टिवेट होके प्रोथ्रोम्बिनेस को एक्टिवेट करेंगे, एंड ये प्रोथ्रोम्बिनेस प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में कन्वर्ट करेगा, एंड ये थ्रोम्बिन फाइब्रिनोजन को फाइब्रिन में कन्वर्ट करेगा, एंड एक कोएगुलेशन कैस्केड होगा जिसके वजह से जो फाइब्रिन फाइब्रिन जो है वो ही आखिर में जाके क्लॉट को बनाएगा। सो जब भी टिश्यू इंजरी होता है तो थ्रोम्बोप्लास्टिन रिलीज होता है, टिश्यू थ्रोम्बोप्लास्टिन, एंड ऑल्सो जो ब्लड प्लेटलेट्स होते हैं वो हमारे डिसइंटीग्रेट करके प्लेटलेट फैक्टर 3 या जो कि प्लेटलेट थ्रोम्बोप्लास्टिन है वो रिलीज करते हैं, एंड ये थ्रोम्बोप्लास्टिन एंड कैल्शियम आयंस मिल के प्रोथ्रोम्बिनेस को एक्टिवेट करते हैं, एंड ये प्रोथ्रोम्बिनेस प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में कन्वर्ट करता है, एंड ये थ्रोम्बिन फाइब्रिनोजन को फाइब्रिन में कन्वर्ट करता है, एंड फाइब्रिन से फाइनली क्लॉट बनता है। सो टिश्यू थ्रोम्बोप्लास्टिन एंड प्लेटलेट थ्रोम्बोप्लास्टिन जो है ये प्रोथ्रोम्बिनेस को एक्टिवेट करते हैं जो प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में कन्वर्ट कर देता है, एंड थ्रोम्बिन फाइब्रिनोजन को फाइब्रिन में कन्वर्ट कर देता है। देन तो इससे हमें पता चलता है कि थ्रोम्बोसाइट्स आर essential for coagulation of blood, and platelets ही help करते हैं for the coagulation of blood. Now we come to question number 9. Name the major site where RBCs are formed. तो जो हमारे RBCs हैं वो बोन मैरो में फॉर्म होते हैं इन अडल्ट्स में। तो मेजर साइट वेयर आरबीसीज आर फॉर्म्ड विल बी बोन मैरो. Which part of heart is responsible for initiating and maintaining is its rhythmic activity? तो हमने अभी ही देखा कि जो SA node है वो pacemaker of the heart है, and it initiates and maintains its rhythmic activity. In a healthy heart, it will continuously generate action potential, settling the rhythm of the heart. So it is also known as the heart's natural pacemaker. So SA node is responsible for initiating and maintaining the rhythmic activity of heart. Then what is specific in the heart of crocodiles among reptilians? So among reptilians में सिर्फ एक crocodile ही है जिसके पास 4 chambered heart है, जो बाकी रेप्टाइल्स हैं उनका हार्ट इनकम्प्लीट 4 चैम्बर्ड है क्योंकि वेंट्रिकल्स का पूरा डिवीजन नहीं हुआ है, जबकि इन क्रोकोडाइल्स दे हैव अ कंप्लीट 4 चैम्बर्ड हार्ट विथ 2 एट्रिया एंड 2 वेंट्रिकल्स। यानी कि क्रोकोडाइल्स जो है सिर्फ ऐसे रेप्टाइल्स है जिनके पास बर्ड्स एंड मैमल्स की तरह 4 चैम्बर्ड हार्ट होता है, जबकि इन अदर रेप्टाइल्स दे हैव एन इनकम्प्लीट 4 चैम्बर्ड हार्ट, यानी उनके वेंट्रिकल्स अभी पूरे तरह डिवाइड नहीं हुए हैं, जबकि जो हमारे क्रोकोडाइल्स हैं उनके पास कंप्लीटली डिवाइडेड वेंट्रिकल्स हैं। सो इट इज स्पेसिफिक इन द हार्ट ऑफ क्रोकोडाइल्स कि दे हैव अ 4 चैम्बर्ड हार्ट। तो अब हम आते हैं हमारे LAQs पे। तो सबसे पहला क्वेश्चन है एक्सप्लेन RH इनकम्पैटिबिलिटी इन ह्यूमंस। ये हमने अभी तक 3 बार पढ़ लिया है, तो ये हमारे लिए अब आसान हो जाना चाहिए। तो RH इनकम्पैटिबिलिटी ह्यूमंस में कब कब हो सकती है? सो जो RH एंटीजन है वो जब सरफेस ऑफ RBCs पे होता है तो हम उन इंडिविजुअल्स को RH पॉजिटिव बोलते हैं, एंड जिन इंडिविजुअल्स में ये एंटीजन नहीं होता है उन्हें हम RH नेगेटिव बोलते हैं। सो जो RH पॉजिटिव एंड नेगेटिव इंडिविजुअल्स हैं ये देखने में तो नॉर्मल है, बट द प्रॉब्लम अराइजेस ड्यूरिंग ब्लड ट्रांसफ्यूजन एंड प्रेगनेंसी। तो प्रॉब्लम तो तभी अराइज होगी व्हेन देयर विल बी ब्लड ट्रांसफ्यूजन और प्रेगनेंसी में देयर इज मिक्सिंग ऑफ ब्लड।
तो सबसे पहला इनकॉम्पैटिबिलिटी ड्यूरिंग ब्लड ट्रांसफ्यूजन कब होगी? व्हेन जब फर्स्ट ब्लड ट्रांसफ्यूजन होगा आर एच पॉजिटिव ब्लड टू द पर्सन विद आर एच नेगेटिव ब्लड, तो कोई हार्म नहीं होगा, बिकॉज द आर एच नेगेटिव पर्सन डेवलप्स एंटी आर एच फैक्टर्स और एंटीबॉडीज इन हिज और हर ब्लड। तो जब पहला ट्रांसफ्यूजन होगा ऑफ अ आर एच पॉजिटिव पर्सन टू अ आर एच नेगेटिव पर्सन, तो वो उसे एक एंटीजन के तरह मान के इट विल जनरेट एंटीबॉडीज अगेंस्ट द आर एच पॉजिटिव ब्लड। लेकिन जब सेकेंड ब्लड ट्रांसफ्यूजन होगा तब इस पर्सन में ऑलरेडी डेवलप्ड आर एच एंटीबॉडीज या आर एच फैक्टर्स होंगे, एंड इस सेकेंड ब्लड ट्रांसफ्यूजन में the already formed anti-Rh factors will attack and destroy the red blood corpuscles of the donor। तो ये एक ग्लूटिनेशन के वजह से ब्लड ट्रांसफ्यूजन जो है अनसक्सेसफुल हो जाएगा। यानी कि फर्स्ट बार जब ब्लड ट्रांसफ्यूजन हुआ तो कोई परेशानी नहीं आई, क्योंकि पहले से कोई एंटी आर एच एंटीबॉडीज नहीं थे। पर एक बार एक्सपोजर ऑफ आर एच पॉजिटिव ब्लड टू आर एच नेगेटिव पर्सन will result in the formation of antibodies, and these pre-formed antibodies before the second blood transfusion of a Rh positive to a Rh negative person will result in the agglutination, and they'll attack and destroy the red blood corpuscles of the donor। और इससे हमारा फेलियर ऑफ ट्रांसफ्यूजन होगा, एग्लूटिनेशन रिएक्शंस हो जाएंगे, एंड तो यानी कि आर एच इनकॉम्पैटिबिलिटी हम देख सकते हैं इस केस में। देन कम्स आर एच इनकॉम्पैटिबिलिटी ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। सो अगर एक फादर आर एच पॉजिटिव है एंड मदर इज आर एच नेगेटिव, then there is a possibility of a fetus in being Rh positive. So Rh antigens of the fetus do not get exposed to Rh negative blood of the mother in the first pregnancy, as the two bloods are well separated by the placenta। पर जब बेबी की डिलीवरी होगी then there is a chance of mixing of the blood, and इसके वजह से मदर के अंदर एंटी आर एच एंटीबॉडीज प्रोड्यूस हो जाएंगे बिकॉज ऑफ मिक्सिंग ऑफ द ब्लड। एंड इन सब्सिक्वेंट प्रेगनेंसीज में अगर आर एच पॉजिटिव बच्चा फिर से मदर को कंसीव हुआ, देन दीज एंटी आर एच एंटीबॉडीज विल travel through the placenta and they can cause hemolytic disease of the newborn or erythroblastosis fetalis। सो न्यूबॉर्न को अनीमिया हो जाएगा, जॉन्डिस हो जाएगा, एंड इट कैन इवन लीड टू डेथ ऑफ द चाइल्ड। सो इस कंडीशन को हम अवॉइड कर सकते हैं बाय एडमिनिस्टरिंग एंटी आर एच एंटीबॉडीज टू द मदर immediately after delivery of the first child। so हम मैंने आपको बताया था कि हम इसे प्रिवेंट कर सकते हैं बाय एडमिनिस्टरिंग एंटी आर एच एंटीबॉडीज जो कि हमारी आर एच जो मदर में हमारे एंटी आर एच एंटीबॉडीज हैं, ये यहाँ पे दो एंटी आर एच एंटीबॉडीज, ताकि वो हमारे एंटी आर एच एंटीबॉडीज से बाइंड करके उसे न्यूट्रलाइज कर सके एंड सब्सिक्वेंट प्रेगनेंसीज में कोई भी प्रॉब्लम ना हो। सो ये है हमारे आर एच इनकॉम्पैटिबिलिटी के दो केसेस। या तो ये जब हम ब्लड डोनेट करते हैं तो ये प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, या तो प्रेगनेंसी के समय जब मिक्सिंग ऑफ मदर एंड फीटस का ब्लड होता है and subsequent pregnancies में this can create a problem। So these are the cases of Rh incompatibility during blood transfusion as well as during pregnancy। तो हम आते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे। डिस्क्राइब द इवेंट्स इन कार्डियक साइकिल एंड एक्सप्लेन डबल सर्कुलेशन। सो पहले हम डिस्क्राइब करेंगे द इवेंट्स इन कार्डियक साइकिल। सो कार्डियक साइकिल जो है इट कंप्राइज ऑफ ऑल द फिजियोलॉजिकल इवेंट्स एसोसिएटेड विद अ सिंगल हार्ट बीट। यानी कि जब एक बार जो हमारा हार्ट बीट होता है उसमें जो भी इलेक्ट्रिकल इवेंट्स होते हैं, मैकेनिकल इवेंट्स होते हैं एंड हार्ट साउंड्स होते हैं, वो सबको कंप्राइज करता है एक कार्डियक साइकिल।
electrical events, mechanical events, and heart sounds. So, जो atria and ventricles हैं, they contract alternately in each cardiac cycle. The pressure in the chambers change greatly over the course of the cardiac cycle, and the cardiac cycle is split into two phases, which is systole and diastole. तो एक कार्डियक साइकिल में सिस्टोल होता है एंड डायस्टोल होता है. सिस्टोल इज द कॉन्ट्रैक्शन फेज एंड डायस्टोल इज द रिलैक्सेशन फेज. तो और फिर से ये डिवाइड होते हैं इन एट्रियल एंड वेंट्रिकुलर कंपोनेंट. तो सबसे पहले हम आते हैं एट्रियल सिस्टोल पे. तो जो एट्रियल जो हमारा कार्डियक साइकिल है वो टोटल 0.8 सेकेंड्स का होता है. तो 0.8 सेकेंड्स में जो एट्रियल सिस्टोल है it lasts only for 0.1 second. So जो atrial diastole है it will last for 0.7 seconds. Then the ventricular systole lasts for 0.3 seconds and the ventricular diastole lasts for 0.5 seconds. So जब atrial systole होता है तो both the atria contract and force the blood from atria into the ventricles. एट्रिया के कॉन्ट्रैक्ट होने के बाद एट्रिया रिलैक्स करते हैं एंड इसके दौरान द एट्रिया फिल विथ ब्लड फ्रॉम द लार्ज वेन्स. Whereas in ventricular systole, the blood is forced to pump from the ventricles into the pulmonary artery as well as the aorta. Whereas in ventricular diastole, जो ventricles हैं वो relax होते हैं and they fill passively with blood from the atria. तो ऐसे ये हैं हमारे इवेंट्स जो अकर होते हैं ड्यूरिंग अ कार्डियक साइकिल. द पहले तो फिलिंग ऑफ एट्रिया के बाद कॉन्ट्रैक्शन ऑफ एट्रिया होता है विच इज एट्रियल सिस्टोल. देन एट्रियल सिस्टोल के बाद एट्रियल डायस्टोल होता है व्हेन द एट्रिया रिलैक्स एंड दे गेट फिल्ड विथ ब्लड फ्रॉम द लार्ज वेन्स. देन वेंट्रिकुलर सिस्टोल में वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट होते हैं एंड दे फोर्स द ब्लड इनटू द aorta and pulmonary artery, whereas in ventricular diastole the ventricles will relax and they will get filled with blood passively from the atria. Now what is double circulation? Double circulation हमने पहले भी देखा कि it comprises of systemic circulation and pulmonary circulation. मतलब the blood passes through the heart twice per circuit, यानी कि द राइट वेंट्रिकल डिस्टर्ब कर रहा है. बंद कर. Right ventricle will send deoxygenated blood to the lungs where it becomes oxygenated and returns back to the heart, whereas the left ventricle sends newly oxygenated blood around the body and then this blood returns back to the heart in a deoxygenated state. So जो सेम ब्लड है वो हार्ट के थ्रू 2 times पास हो रहा है, एक बार in the deoxygenated form and then in the oxygenated form. So this is called double circulation, and also the oxygenated and deoxygenated blood are not getting mixed up. So this is called double circulation. So इसमें हमने देखा जो ब्लड है वो हार्ट के थ्रू ट्वाइस पास होता है पर साइकिल. फर्स्ट इन the right ventricle sends deoxygenated to the blood to the lungs where it becomes oxygenated and returns back to the heart, whereas the left ventricle sends oxygenated blood to the body and ये body से deoxygenate होके फिर से वापस heart में आता है. Then we come to question number 3. Explain different types of blood groups and donor compatibility by making a table. तो हमें different types of blood groups explain करने हैं with donor compatibility. तो जो blood groups हैं हमारे वो हम ABO blood grouping पढ़ेंगे. तो ABO blood grouping is based, मैंने पिछले क्लास में बताया था, based on the presence of antigens on RBC. So अगर A एंटीजन प्रेजेंट है तो ब्लड ग्रुप A होगा, B एंटीजन प्रेजेंट है तो ब्लड ग्रुप B होगा, A एंड B दोनों प्रेजेंट है तो AB होगा, अगर कोई एंटीजन प्रेजेंट नहीं है तो O ब्लड ग्रुप होगा.
एंड जो ब्लड ग्रुप है उसके अगेंस्ट एंटीबॉडी प्लाज्मा में एब्सेंट होगा। तो ए में एंटी बी प्रेजेंट होगा, बी में एंटी ए प्रेजेंट होगा, ए बी में कोई भी एंटीबॉडी नहीं होगा, एंड ओ में बोथ एंटी ए एंड एंटी बी प्रेजेंट होगा। तो जो हमारे ए ब्लड ग्रुप वाले लोग हैं वो बी को तो नहीं दे सकते, और बी वो हमारे बी को ब्लड नहीं दे सकते। तो डोनर ग्रुप में क्या क्या आएगा एंड रिसीवर ग्रुप में क्या क्या आएगा? तो जो हमारे तो हमें देखना है कि डोनर कॉम्पैटिबिलिटी कैसा है। सो हम देख सकते हैं कि जो ओ ब्लड ग्रुप है, इट कैन बी डोनेटेड टू पर्सन्स विथ एनी अदर ब्लड ग्रुप, एंड हेंस ओ ब्लड ग्रुप इंडिविजुअल्स आर कॉल्ड यूनिवर्सल डोनर्स। यानी कि जो ओ ब्लड ग्रुप वाले हैं वो इन सबको डोनेट कर सकते हैं, बिकॉज दे डू नॉट हैव एनी एंटीजेंस ऑन आरबीसी। एंड ऑल्सो जो ए ब्लड ग्रुप होगा उसमें हमारा एंटी बी प्रेजेंट होगा एज एंटीबॉडी, सो ये भी ए को ब्लड डोनेट कर सकता है। सो जो ओ ब्लड ग्रुप है वो तो सबको डोनेट कर सकते हैं, दे आर द यूनिवर्सल डोनर्स। जबकि जो ए बी ब्लड ग्रुप है वो सबसे एक्सेप्ट कर सकते हैं, बिकॉज दे डू नॉट हैव एनी एंटीबॉडीज इन द प्लाज्मा। सो ए बी ब्लड ग्रुप इज द यूनिवर्सल रेसिपिएंट एंड ओ ब्लड ग्रुप इज द यूनिवर्सल डोनर। सो बेस्ड ऑन तो हम रेसिपिएंट और डोनर की कॉम्पैटिबिलिटी को कैसे डिसाइड करते हैं? सो जो डोनर है, सो हम रेसिपिएंट के एंटीबॉडीज को देखते हैं और डोनर के एंटीजेंस ऑन आरबीसी देखते हैं। तो मान लीजिए हम ओ ब्लड ग्रुप लेते हैं। सो ओ ब्लड ग्रुप में जो एंटीजेंस ऑन आरबीसी है वो कोई भी नहीं है। सो रेसिपिएंट में कोई भी एंटीबॉडीज हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बिकॉज द एंटीबॉडीज विल रिएक्ट विद एंटीजेंस ऑन आरबीसी। और अगर वो ही प्रेजेंट नहीं है तो कोई भी एंटीबॉडीज हो तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सो अगर डोनर ओ है तो ये किसी को भी ब्लड दे सकता है, ए बी एंड ओ सबको ब्लड दे सकता है, इसलिए हम इसे यूनिवर्सल डोनर कहते हैं। सो बेस्ड ऑन द एंटीबॉडीज एंड एंटीजेंस हम इजिली डिसाइड कर सकते हैं फॉर डोनर एंड रेसिपिएंट एंड देयर डोनर कॉम्पैटिबिलिटी। देन हम आते हैं राइट अ शॉर्ट नोट ऑन हाइपरटेंशन एंड कोरोनरी आर्टरी डिजीज। हमने ये पहले भी देखा है कि हाइपरटेंशन इज अ टर्म फॉर इंक्रीज्ड ब्लड प्रेशर, एंड ब्लड प्रेशर को हम मेजर करते हैं सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक के फॉर्म में। 120/80 इज द नॉर्मल ब्लड प्रेशर, वेयर उसमें 120 जो है वो सिस्टोलिक कॉम्पोनेंट है एंड 80 जो है डायस्टोलिक कॉम्पोनेंट या रेस्टिंग प्रेशर है। तो हाइपरटेंशन कब होता है कि जब हमारा ब्लड प्रेशर इंक्रीजेस अबव 140 to 90 millimeters of mercury, which is मतलब रिपीटेड रीडिंग्स लेने पे भी ये 140 to 90 से ज्यादा आ रहा है तो हम इसे हाइपरटेंशन कहते हैं। और ये प्राइमरी हाइपरटेंशन हो सकता है या सेकेंडरी हाइपरटेंशन हो सकता है। द कॉजेटिव फैक्टर्स फॉर हाइपरटेंशन आर, तो हाइपरटेंशन के पॉजिटिव फैक्टर्स या तो अगर प्राइमरी हाइपरटेंशन है तो कॉज इज अननोन, एंड अगर सेकेंडरी हाइपरटेंशन है तो या तो वो एथेरोस्क्लेरोसिस की वजह से हो सकता है या टोबैको स्मोकिंग के वजह से हो सकता है या किडनी डिसऑर्डर्स के वजह से, यानी कोई भी सेकेंडरी बीमारी है हमें एंड दैट इज लीडिंग टू इंक्रीज्ड ब्लड प्रेशर, तो उसे हम सेकेंडरी हाइपरटेंशन कहते हैं। सो हाइपरटेंशन इज इंक्रीज्ड ब्लड प्रेशर which is more than 140 to 90 millimeters of mercury on multiple occasions, तो हम उसे कहते हैं hypertension. Then the second question is coronary artery.
excuse me, coronary artery disease. So coronary artery disease को हम atherosclerosis भी कहते हैं. हमने पढ़ा कि जब deposition of fatty substances, cholesterol, triglycerides in the tunica interna and smooth muscles of medium sized and large sized arteries होता है, तो उसे हम atherosclerotic plaque और atheroma कहते हैं. And this atheroma, they will gradually grow and they will completely obliterate the lumen of the artery, resulting in reduced blood supply to the heart, and it can lead to a heart attack or stroke. So coronary artery disease is also known as atherosclerosis, in which there is deposition of fatty substances like cholesterol and triglycerides in the tunica interna and smooth muscle of medium and large sized arteries. इसके वजह से there is deformation of the arterial wall, and the atheromatous plaques or atherosclerotic plaques, they grow with time and they result in narrowing of the lumen and blood flow is reduced. तो जब blood flow reduce होगा, तो blood supply to the heart reduce होगी and it will lead to complete blockage of coronary arteries and finally result in a heart attack or stroke. So coronary artery disease is known as atherosclerosis, which results in a heart attack or stroke gradually due to blocking of lumen of the arteries by the formation of atherosclerotic plaque. Now, question number 5 is, in the diagrammatic representation of the heart given below, mark and label SA node, AV bundles of His and Purkinje fiber. So, इसमें हमें label करना है. So, सबसे पहले the SA node, we know it is located in the right wall of the right auricle, where there is an opening of the superior vena cava. Then AV node is this one, which is located in the wall between right atrium and right ventricle. Then comes AV bundle or bundle of His, which has two branches, right branch of the bundle of His and left branch of the bundle of His. And finally, the fibers which carry the impulses to the ventricles are the Purkinje fibers, which are these small fibers which carry the wave of contraction to the ventricles, and finally the ventricles contract. So we have labeled the SA node, AV bundle of His, and finally the Purkinje fibers. SA node is present in the wall of the right auricle. AV node is here present in between the wall present between the right auricle and right ventricle. Then from there continues the bundle of His, which is divided into right and left branches, which finally give rise to small Purkinje fibers, which supply the ventricles and carry impulses to the ventricles. So that's all for today. We'll meet in the next session. Thank you.